हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में मैं प्रतिशत त्रुटि पे एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसका डाटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, सो मैं सोचा कि आप लोगों का डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया होगा, इसलिए मैं इस लेक्चर में प्रतिशत त्रुटि से 2-3 क्वेश्चन को लूँगा और उसको अच्छे से एलेबोरेट करके समझाऊँगा, ताकि आपके प्रतिशत त्रुटि से जो भी मतलब क्वेश्चंस करने में मिस्टेक हो रहे हो या फिर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को। ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि इसको थोड़ा सा करा दूं और इसी के बाद जस्ट मैं उसके बाद आप लोगों को सार्थक अंक के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। सार्थक अंक बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 5-7 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रतिशत त्रुटि पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि मैंने बताया था आपको क्या क्या, कि वास्तविक मान बताया था ना बच्चों, वास्तविक मान के बारे में चर्चा किए थे ना। वास्तविक मान को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया हूँ आपको ट्रू वैल्यू। एंड इसके बाद मैं बताया था आपको निरपेक्ष मान बच्चों, निरपेक्ष मान या फिर इसको बोलते हैं क्या, अरे निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं भैया परम त्रुटि बोलते हैं ना। बुक में परम त्रुटि भी दिया रहेगा तो आप लोग को मत होइएगा, परम त्रुटि बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर ना, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद मैंने बताया था बच्चों आपको माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि या फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बच्चों। ठीक, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये बच्चों इसको और भी बोलते हैं क्या, जैसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि तो निरपेक्ष क्या परम भी बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि माध्य परम त्रुटि भी बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन लगाने में ये बात मेरे याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों होता है क्या, सापेक्ष। क्या आता है बच्चों? सापेक्ष त्रुटि ना, सापेक्ष त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। इन सब बातों पे मैंने चर्चा किया था प्रीवियस लेक्चर में, रिलेटिव एरर। ठीक है, अच्छा अब बच्चों बात आती है इसके बाद ना प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, मतलब हमको प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए बच्चों हमको इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तविक मान क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है। प्रतिशत त्रुटि पे पहुंचने के लिए हमको इन सारे रास्तों को क्या फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इसको परसेंटेज एरर ना, परसेंटेज एरर। ठीक बच्चों, अच्छा थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों वास्तविक मान क्या होता है, जैसे किसी भी भौतिक राशि को आप माप रहे हो, किसी भी भौतिक राशि को आप माप रहे हो, तो उसमें मान लो कई लोग उस चीज़ को मापे तो सबका डाटा अलग अलग आता है ना। जब सबका डाटा अलग अलग आता है तो उसी का जो मीन ले लेते हैं, जब मीन लेने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक मान या फिर ट्रू वैल्यू। ठीक बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, जो अलग अलग मान आया होता है लोगों का और जो वास्तविक मान उन्होंने निकाल लिया, तो वास्तविक मान और जो त्रुटिगत बच्चों की माप है उनमें अलग अलग जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक, उन सब डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक, एब्सोल्यूट एरर का जब हम मीन ले लेते हैं, माध्य ले लेते हैं, ठीक, तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, ताकि आप लोग इसमें गलती ना करें। ठीक, हालांकि मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आगे की पढ़ाई करेंगे तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद है ना। ठीक, अच्छा ठीक, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बता दिए। अब सापेक्ष त्रुटि क्या होता है बच्चों, सापेक्ष त्रुटि होता है जैसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के अनुपात को क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं। ठीक, जब ये जो सापेक्ष त्रुटि होती है इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हारा क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि होता है ना। जैसे मान लो कि हम किसी को बोला गया कि आप लोग क्या कर दीजिए, देखिए फार्मूला भी लिख देते हैं बच्चों हम सामने। प्रतिशत त्रुटि क्या आता है, डेल्टा ए बार अपान में ए बार इक्वल टू इंटू 100 ना। पहले यहाँ से लिखते हैं। देखो वास्तविक मान क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका मीन होता है।
इसको ए बार से दिखाते हैं, ठीक है। निरपेक्ष परम त्रुटि कितना होता है बच्चों, डेल्टा A1 कामा डेल्टा A2 ना अप टू 1 होता है, ठीक है। जो माध्य परम त्रुटि होता है इसी का मीन लेते हैं तो ये कितना होता है बच्चों, डेल्टा A बार हो जाता है, ठीक। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि होता है ये जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और वास्तविक मान इसी का अनुपात होता है। तो मतलब बच्चों ये होता है डेल्टा A बार अपान में A बार होता है ना बच्चों, आई बात समझ में, ठीक। तो आपका क्या होता है, वास्तविक मान A बार होता है, निरपेक्ष त्रुटियाँ सब ये सब होती हैं, ठीक। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बार होता है और डेल्टा A बार और A बार का अनुपात क्या होता है बच्चों, सापेक्ष त्रुटि होता है। फिर उसके बाद प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका प्रतिशत त्रुटि होता है। ये फॉर्मूले है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से हम एक डाटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किसी मान लीजिए कि किसी चीज़ का वेट माप रहे हैं ना, किसी चीज़ का वेट माप रहे हैं तो किसी ने मापा कितना, किसी ने मापा कि वो 5.8 kg है, ठीक बच्चों। किसी ने मापा 5.8 kg और किसी ने मापा कितना बच्चों 5.2 kg, ठीक है। किसी ने माप कर दिया, किसी बच्चे ने माप कर दिया कि ये है आपका 5.5 kg ना बच्चों। तो कोई बोलेगा कि इतनी मान आए ना, इतने मान आए तो इसमें प्रतिशत त्रुटि बताइए ना। तो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, इन सब त्रुटि से गुजरना पड़ेगा। तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, वास्तविक मान निकालेंगे। तो वास्तविक मान क्या होता है, इन सभी डाटा का मीन, ठीक। इन सभी डाटा का मीन मतलब वास्तविक मान मतलब डेल्टा A बार। ए क्या है तुम्हारा, मान लेते हैं A1 है, ये तुम्हारा A2 है, ये तुम्हारा A3 है, ठीक। तो A बार कितना आ जाएगा बच्चों, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 ना बच्चों, अपान में कितना 3, यही मीन होता है। A1 A2 A3 मैंने लिखा है कितना बच्चों 5.8 प्लस 5.2 और प्लस में 5.5, ठीक। अपान में 3 कितना आ जाएगा बच्चों, सबको जोड़ दो, 5 2 7 और 7 8 15, ठीक। हासिल लगा 1, 5 5 10 5 15, 15 1 16 बच्चों कितना आ गया 16.5 अपान में 3। तो 3 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 5 से 15, 3 5 15 दशमलव 3 5 15। मतलब बच्चों इसका जो A बार है, A बार मतलब वास्तविक वैल्यू कितना है 5.5 आ गया ना बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद बच्चों, निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि ना। निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करते हैं हम लोग बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि निरपेक्ष त्रुटि के लिए, एब्सोल्यूट एरर के लिए हम करते क्या हैं कि जो हमारा ए मीन आता है, मतलब जो हमारा वास्तविक मान आता है, वास्तविक मान और जो हमारा त्रुटिगत माप है लोगों का, उसके बीच का डिफरेंस आता है बच्चों। तो बताओ इसमें कितने कितने आएंगे, डेल्टा A1 आएगा ना बच्चों, डेल्टा A1 आएगा, डेल्टा A2 आएगा, डेल्टा A3 आएगा ना बच्चों। अच्छा देखो हम ज़्यादा कैलकुलेशन करके नहीं दिखा दे रहे, ठीक। डेल्टा A1 कितना आएगा बच्चों, ए मीन कितना है हमारा 5.5 है कितना 5.8 है। तो 5.5 में से 5.8 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 0.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। जबकि माइनस में आएगा तो ये मॉड में होता है ना बच्चों, मॉड में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मॉड में होती है ना, ठीक। तो मॉड का मतलब क्या होता है, अगर कि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव ही छोड़ देता है, ठीक। तो 0.3 आ गया डेल्टा A1, ठीक बच्चों। अब निकालेंगे हम बच्चों डेल्टा A2। डेल्टा A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा A2 निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो हमारा ए मीन है, ए मीन से A2 को माइनस करेंगे बच्चों। तो 5.5 में से 5.2 को माइनस करोगे तो 0.3 आएगा, ये भी 0.3 आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा ये भी 0.3 आ गया। अब देखो बच्चों डेल्टा A3 निकालेंगे, डेल्टा A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बार में से A3 को माइनस कर दो तो 5.5 माइनस 5.5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ गया 0, ठीक बच्चों। ये तुम्हारा निरपेक्ष त्रुटि है बच्चों। अब क्या निकालें हम लोग, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, ठीक। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। डेल्टा A बार मतलब हमारा कितना डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 इतना आ गया। फिर में इसका बार ले लेते हैं ना, डेल्टा A बार निकाल देते हैं, ठीक। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इन सबको जोड़ के, इन तीनों वैल्यू को जोड़ के क्या करेंगे 3 का डिवाइड कर देंगे तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0 ना
0.3 प्लस 0.3 प्लस 0 अपान में बच्चों कितना हो जाएगा आपका 3। तो इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा डेल्टा ए बार इक्वल टू 0.6 अपान में 3 इक्वल टू कितना 0.3 आ गया ना। ठीक, अब हम लोग अपने त्रुटि के पास बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। देखिए पहला काम मैंने क्या किया कि ए बार ट्रू वैल्यू निकाला ना बच्चों, पहला काम किया कि ए बार ट्रू वैल्यू निकाला। जैसे हमको ट्रू वैल्यू मिल गया फिर क्या किया मैंने बच्चों निरपेक्ष त्रुटि निकाला ना, निरपेक्ष त्रुटि निकाला। पहला काम ये है आपका, पहला काम ये है, दूसरा काम आपका ये है बच्चों। ठीक, तीसरा काम क्या है बच्चों ए बार को निकालना, डेल्टा ए बार को निकालना, ये आपका तीसरा काम हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों जब हमारा 3 काम हो जाता है तो हम निकालते हैं सापेक्ष त्रुटि ना। तो सापेक्ष त्रुटि के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ से सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि के लिए क्या करते हैं बच्चों कि डेल्टा ए बार आ गया आपका और ए बार आ गया ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देते हैं हम ट्रू वैल्यू से, तो हमारा आ जाता है सापेक्ष त्रुटि। कर दीजिए, मतलब क्या बच्चों डेल्टा ए बार अपान में ए बार। ठीक, डेल्टा ए बार में अपान में ए बार। ठीक, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए डेल्टा ए बार कितना है आपका जो है कितना आपका 0.3 है बच्चों, 0.3 अपान में। ठीक, ए बार कितना था 5.5, 5.5। इसका मीन्स ए लिखा है, इसका मीन्स ये लिखा है कितना बच्चों 3 अपान में 55 डिवाइड कर दीजिए ना। तो देखो डिवाइड कर देते हैं, तो 55 में 3 का भाग करना है ना बच्चों। ठीक, 3 में 55 का भाग करना है, तो पॉइंट बढ़ाओगे 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाओ 0 आ जाएगा। कितनी बारी जाएगा बच्चों 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, 5 36। ठीक है, 5 बारी जाएंगे तो 5 5 दैट। ठीक, 25 कैरी 2, फिर 5 25 टू 27 बचा कितना 25 बच्चों। ठीक, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, कितनी बारी चला जाएगा ऑलमोस्ट 4 बारी ना। ठीक, तो कितना आ गया तुम्हारा बच्चों 0.054 ना। ये आ गया बच्चों कितना आपका सापेक्ष त्रुटि आ गया, क्या आ गया सापेक्ष त्रुटि कितना आ गया 0.054। इसी में बच्चों 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा ना। तो यहीं पे निकाल दे बच्चों प्रतिशत त्रुटि। ठीक, प्रतिशत त्रुटि ना बच्चों। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस यही काम डेल्टा ए बार अपान में ए बार। ठीक है, इंटू 100। ठीक, कितना आ जाएगा डेल्टा ए बार कितना है बच्चों, डेल्टा ए बार आपका मतलब डेल्टा ए बार अपान में ए बार हमने कैलकुलेट कर लिया 0.54 है ना, 0.54। इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 054 है ना, 0.054 है। ठीक बच्चों, इसी में हम क्या 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों आ गया आपका 5.4% की त्रुटि। ठीक, तो हमने अंततः त्रुटि पे पहुंचा। तो पहला काम क्या किया, ये पहला काम है आपका, ये दूसरा काम है, ये तीसरा काम है बच्चों, ये आपका है चौथा काम। ठीक, ये आपका 4th काम है और ये रहा आपका 5th काम ना। ठीक, जो कि 5वां काम ये आपका हुआ है। ठीक, ये 5वां काम हो गया ना। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। ठीक, मैंने एक क्वेश्चन से लिया था, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, अच्छा इसको मिटा देते हैं। हम इन सारी चीज़ों को रहने देते हैं, फार्मूले को रहने देते हैं। ठीक है, फार्मूले को रहने देते हैं, इंग्लिश में जो नाम है उसको भी मिटा देते हैं ताकि हमको क्वेश्चन बताने में आसानी हो। इसी की बेसिस पे बताएंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। आप लोगों का मैं ये जो प्रतिशत त्रुटि है ना, इसको स्कूल के टीचर लोग अक्सर नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक ना, एक और क्वेश्चन से लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि कोई लेंथ मापा ना, तो किसी ने लेंथ माप दिया कितना
7.8 मीटर माप दिया, कोई माप दिया 5.2 मीटर ना, ऐसे ऐसे माप दिया। तो हम डाटा ले लेते हैं, उसका प्रतिशत त्रुटि तक पहुंचते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको कोई बोल दिया कि एक बच्चे ने किसी लेंथ को मापा 5.8, नहीं दूसरा डाल लेते हैं, किसी बच्चे ने मापा कितना, मान लेते हैं 200 ना सेंटीमीटर मापा, 200 सेंटीमीटर। किसी ने माप दिया बच्चों 205 सेंटीमीटर ना बच्चों, किसी ने माप दिया कितना 195 सेंटीमीटर ना। तीन ही डाटा लेते हैं ताकि आप लोगों को बताने में हमको आसानी हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मापा गया, किसी बच्चे ने माप दिया 200 सेंटीमीटर, किसी बच्चे ने माप दिया 205 सेंटीमीटर, और किसी बच्चे ने माप दिया कितना 195 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या काम होगा हमारा, वास्तविक मान निकालने का। तो वास्तविक मान कितना बच्चों कितना होता है, ए बार होता है। तो ए बार निकाल लीजिए, तो यहाँ से ए बार आ जाएगा बच्चों कितना 200 प्लस में 205 ना प्लस में 195 अपान में बच्चों कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 3, तो 1 2 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक। कितना आ जाएगा बच्चों ए बार इक्वल टू 200 205 195 कितना आ जाएगा, जोड़ दो, 2 2 4 1 5, अब 5 1 6, 600 आ जाएगा। 600 बटा के 3 मतलब बच्चों 200, इसका मीन वैल्यू आ जाएगा ना, 200 आ गया। 200 कितना बच्चों सेंटीमीटर आ गया ना, इसका ए बार का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करते हैं कि इसी 200 में से बारी बारी से A1 A2 A3 को माइनस करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, ए बार आ गया। ये प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, प्रोसेस नंबर 2 में करेंगे कि हम डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 निकालेंगे ना। तो डेल्टा A1 बार निकालेंगे, नहीं डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A1 निकालेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा A2 निकालेंगे, फिर मॉड ऑफ डेल्टा A3 निकालेंगे बच्चों, ठीक। अच्छा करो, तो मॉड ऑफ डेल्टा A1 क्या करेंगे बच्चों, ए बार में से 200 घटाओ, 200 में से 200 जीरो आ जाएगा, मतलब डेल्टा A1 आ जाएगा 0। डेल्टा A2 कितना आएगा, 200 माइनस 205 कितना आएगा, -5 आएगा। लेकिन हम क्या मॉड लगाएं तो क्या 5 देगा, ठीक बच्चों 5 आ गए, ठीक। आप देखिए डेल्टा A3 निकालना है बच्चों, तो ये भी 5 आ जाएगा ना, ये भी 5 आ गया, ठीक। आई बात समझ में, ये भी 5 आ गया। अच्छा इसके बाद बच्चों क्या करते हैं कि डेल्टा A1 निकल गया हमको, डेल्टा A2 निकल गया और डेल्टा A3 निकल गया, इसका मीन लेते हैं ना, तो डेल्टा ए बार आ जाएगा। तो ये आपका कितना था बच्चों, सेकेंड प्रोसेस था, ठीक है। अब हम इसका मीन निकालेंगे, तो मीन निकाल दीजिए। थर्ड प्रोसेस ना ए बार निकालेंगे, तो डेल्टा ए बार निकालेंगे, ठीक। तो डेल्टा ए बार कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा A1 ना, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, मतलब बार लगेगा, अरे मॉड लगेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अब प्लस में डेल्टा A3 आ जाएगा, ठीक। अपान में 3 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ए बार कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बार आ जाएगा आपका कितना, A1 A2 सबको जोड़ दीजिए, 0 5 5 10 अपान में 3 बच्चों, 10 अपान में 3, ठीक। अच्छा 10 अपान में 3 आ गया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 ना, पॉइंट 3 3 जा 9, 3.33 अप टू 1 आता रहेगा, ठीक। डेल्टा ए बार आ गया, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 10/3 रखेंगे क्योंकि जो हमको आगे कैलकुलेशन करना है। ये थर्ड काम हो गया बच्चों। फोर्थ काम क्या करेंगे बच्चों कि हम निकालेंगे क्या, सापेक्ष त्रुटि बच्चों। क्या निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, डेल्टा ए बार अपान में ए बार, डेल्टा ए बार अपान में ए बार, मतलब क्या बच्चों, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपान में ट्रू वैल्यू, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा के वास्तविक मान। तो डेल्टा ए बार अपान में ए बार निकाल दीजिए। तो डेल्टा ए बार कितना है बच्चों, 10/3 है, 10/3 को ही रखेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाए। 10/3 हो गया, अपान में ए बार कितना है बच्चों, ए बार आया है आपका 200 आया, कितना आया 200 आया, 200 आया, ठीक। तो देखो आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 200/1 रख देते हैं, तो 1 किसके पास आएगा बच्चों, 10 के पास, 200 किसके पास आएगा, 3 के पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 × 1 अपान में 3 × 200 बच्चों, कितना अजीब बात है, कितना आ जाएगा बच्चों, 10 अपान में 600 आ जाएगा, ठीक। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे, दिख रहा है ना, पॉइंट से पॉइंट
कट जाएंगे 1/60, तो 1/60 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/60 आ जाएगा, 60 का भाग दे दीजिए 1 में, 60 भागा 1, ठीक, 1 बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के 0, ठीक, कितनी बारी 1 बारी जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 6, तो 0.016 कितना है बच्चों, डेल्टा ए बार आ गया आपका 0.016 आ गया। ठीक बच्चों, यह आपका क्या आ गया, सापेक्ष त्रुटि ना, प्रतिशत त्रुटि हम 5वां काम यहाँ निकाल लेते हैं बच्चों, देख लीजिए प्रतिशत त्रुटि, देखिए कैसे निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है बच्चों, इसी में कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डेल्टा ए बार, फार्मूला बार बार लेके करो ताकि फार्मूला तुम्हें याद हो जाए, डेल्टा ए बार अपान में ए बार इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, इक्वल टू कितना जाएगा 0.016 है, 0.016 इंटू 100 कितना आ गया 1.6% की त्रुटि आ गई। हमको ये मेजर करने में कितनी त्रुटि है बच्चों, 1.6 सेंटीमीटर की, 1.6% की, 1.6% की त्रुटि आ गई। आई बात समझ में इतनी, ठीक, मैंने देखो सब नोट कर लिया है, सब बता दिया अच्छे से। 2 क्वेश्चन होगी, एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपका डाटा क्लियर हो जाए। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैंने लेंथ पे ले लिया ना, मास पे ले लिया, मतलब द्रव्यमान पे ले लिया, एक ले लेते हैं टाइम पे ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक टाइम पे ले लेते हैं। ठीक, अगर आपको प्रतिशत त्रुटि नहीं समझ में आती है तो मेरे लेक्चर को जरूर देखिए, आपका पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं टाइम पे। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी बच्चे को हम ना, जो घड़ी का लोलक होता है, पेंडुलम होता है, पेंडुलम में जो ऑक्सीलेशन होता है उसको मापने के लिए देती है किसी बच्चे को, 5-6 बच्चों को, तो पांचों बच्चों ने अलग अलग टाइम पीरियड मापा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 15 सेकंड मापा, ठीक है ना, सपोज किसी ने 15 सेकंड मापा, नहीं 10 ऑक्सीलेशन कहते हैं, 10 ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगा, तो किसी ने क्या बोल दिया कि 45 सेकंड लगा, किसी ने बोला 43 सेकंड लगा, किसी ने बोला 48 सेकंड लगा ना। ये डाटा देते हैं और इस पर निकालते हैं ना। तो किसी ने बच्चे ने बोला कि हमको कितना लगा सर, 43 सेकंड का टाइम लगा। ठीक, मतलब उसको ऑक्सीलेट करने में जो मापा तो 43 सेकंड ऑब्जर्व किया। दूसरे बच्चे ने ऑब्जर्व किया कितना बच्चों, 45 सेकंड ऑब्जर्व कर लिया, और तीसरे ने क्या कर दिया कि 46 सेकंड ऑब्जर्व कर लिया। ठीक, ठीक 46 सेकंड, और ठीक 46 सेकंड ऑब्जर्व कर लिया ना बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, और पूछ रहा है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि बताइए कि प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। चलिए, तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, ए बार निकालेंगे। अब आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे, बस फटाफट लिखेंगे। क्या ए बार के लिए क्या करेंगे बच्चों, 43 + 45 + 46 अपान में 3 कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, कैरी 1, 4 4 8 8 4 6, 4 4 8 8 4 12, और 12 1 13। ठीक, 134 आ गया, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, 1 4 4 8 4 12। ठीक, 134 आ गया, बटा के 3 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 4 = 12, ठीक, बचा 1, फिर 3 4 = 12, बचा 2, ठीक, फिर 3 6 = 18, 3 6 = 18, तो कितना आ गया 44.666 आता रहेगा ना। ये कितना आ गया बच्चों, डेल्टा ए मतलब ए बार आ गया। हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे आपका क्या, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। ये फर्स्ट काम हो गया ना, ये फर्स्ट काम। सेकंड काम देखो, सेकंड काम देखो, सेकंड काम कितना हो जाएगा, डेल्टा A1 निकालेंगे, कामा डेल्टा A2 निकालेंगे, कामा डेल्टा A3 निकालेंगे। ठीक है, निकाल दीजिए, तो आ जाएगा आपका 43 सेकंड, 45 सेकंड, 46 सेकंड। माइनस करेंगे
तो 44.66 में से 43 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 6 पॉइंट, अच्छा ये 6 रिपीट कर रहा है तो इसको हम 44.7 मान लेते हैं ना, ठीक। तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा 7 और पॉइंट में 1, तो 1.7 आ गया, कामा डेल्टा A2 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, ठीक 3 आ जाएगा, ठीक 0.3 आ जाएगा बच्चों, 0.3 आ जाएगा। और हमारा ये थर्ड वाला कितना आ जाएगा, 46 में से क्या माइनस करना है, 46 में से 44.7 को माइनस करना है, ठीक। माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, और 6 बचेगा तो 5 में से 4 1.3 आ गया बच्चों ना, कितना आया 1.7, 0.3 और 1.3 आ गया। ये आपका डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, हम थर्ड पोर्शन क्या निकालेंगे, डेल्टा A बार निकाल दें, डेल्टा A बार, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो 1.7 प्लस में 0.3 प्लस में 1.3 ऐड कर दीजिए, 3 का डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 7 3 10 10 3 कितना 13, अब 0.1 कैरी लगा, 1 1 2 2 3 3.3 अपन में 3 बच्चों, आगे कितना 1.1। डेल्टा A बार कितना आ गया बच्चों, आपका 1.1 आ गया ना। अब क्या निकालेंगे बच्चों हम निकालेंगे क्या, सापेक्ष त्रुटि, फोर्थ पोर्शन। सापेक्ष त्रुटि होता क्या है ना, डेल्टा A बार अपान में A बार होता है, निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, डेल्टा A बार है आपका 1.1 अपान में A बार कितना निकाले बच्चों, आप 134 अपान में 3 निकाले हैं, इसी को रखते हैं ना, 134 अपान में 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 में, तो हो जाएगा आपको कितना 3.3 अपान में 134। क्या करिए 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 33 अपान में 1340 हो जाएगा, ठीक। आप क्या कीजिए 1340 का डिवाइड कर दीजिए, 1340 का डिवाइड कर दीजिए किसमें 33 में, ठीक। पॉइंट बढ़ा के 0, ठीक बच्चों, फिर 0 बढ़ा के 0, कितनी बारी जाएंगे 2 बारी जाएंगे ना, तो 8 6 2 0 माइनस कीजिए 2 0 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ना, फिर एक बारी जाइए, ठीक, तो 4 बारी जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक ना, 4 बारी जाएंगे तो 0.024 आ गया ना बच्चों। तो कितना आ गया सापेक्ष त्रुटि आपका 0.024 आ गया ना। हमको क्या निकालना है बच्चों, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या होता है, ये हमारा मेन मकसद होता है निकालना, ठीक। इसी में डेल्टा A बार अपान में A बार में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका डेल्टा A बार अपन कितना 0.24 आ गया, 0.024 इंटू में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2.4% की त्रुटि आ जाएगी हमको, जो टाइम पीरियड है लोलक का उसको मापने में, ठीक। तो ये मैंने बता दिया, ठीक। अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक। इसके बाद अब इतनी तो बात समझ में आ गई, अब हम आपको पढ़ाएंगे सार्थक अंक के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सार्थक अंक होते क्या हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में रूल्स नहीं लिखवाऊंगा, ठीक, मैं बस आपको इसी लेक्चर में सार्थक अंक निकालना सिखा दूंगा ना, ठीक। उसके लिए रूल्स नहीं लिखवाऊंगा ना, मतलब मेरा वीडियो देखेंगे आप, आपको सार्थक अंक कोई भी अंक देखेंगे उसका सार्थक अंक कितना होगा आप बता देंगे एक झटके में, ठीक। देखिए मिटाते हैं इसे, देखो बच्चों
अगर कि आपको सार्थक अंक पूछेगा निकालने के लिए किसी नंबर का, तो देखो पहले हम देखो अशून्य अंक लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई पहला कंडीशन में लेते हैं कि जैसे तुमको आपको नंबर दे दिया 4 7 8 6 4 9 8 ऐसा कुछ दे दिया ना, ठीक। और क्या ऐसा नंबर बस केवल नॉन जीरो मतलब अशून्य अंक रहेंगे, उसमें शून्य शामिल नहीं रहेगा, और क्या ऐसे अंक रहेंगे तो टोटल के टोटल जितने होंगे सब सार्थक अंक में गिने जाएंगे ना। इसके सार्थक अंक नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इसमें 7 सार्थक अंक हैं ना। सातों के साथ सार्थक अंक क्या है, 4 एक सार्थक अंक है, इसमें 7 भी सार्थक अंक है, 8 भी सार्थक अंक है, 9 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 8 भी है, ये सब क्या है सार्थक अंक। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, जितने गिन लो कितने हैं उतने के उतने सार्थक अंक है, ठीक है। और इसमें देखो कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है तो इससे नहीं मतलब कोई सार्थक अंक नहीं है ना, नहीं सार्थक अंक है। देखो ऐसे लिखेंगे, मतलब इसमें 7 सार्थक अंक होंगे, कैसे लिखेंगे 4 7 8 6 4 9 8 सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 ना 7 सार्थक अंक हैं, 7 सार्थक अंक हैं। आई बच्चों समझ में बात, अंक हैं, ठीक। दूसरी बात आती है अगर के किसी भी अशून्य अंक के बाद में कोई जीरो जुड़ता है, अशून्य अंक के बाद में ना, मतलब ये राइट तुम्हारा ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। राइट की साइड में मतलब दाहिने साइड में कितनों जीरो बढ़ा दो लेकिन वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा मान लेते हैं, आपको दे दिया 4 7 8 6 4 ना, इसके आगे हम जितनों जीरो बढ़ा दें ना वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे बच्चों। अगर कि इसमें सार्थक अंक पूछा जाएगा तो कितने होंगे 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 ही सार्थक अंक होंगे ना, 5 ही सार्थक अंक होंगे ना बच्चों। तो मतलब किसी भी अशून्य अंक के सामने कितनों जीरो बढ़ा दीजिए ना, सार्थक अंक की संख्या नहीं बढ़ती है, 5 ही सार्थक अंक होंगे ना बच्चों। इतनी बात समझ में आई, 5 ही सार्थक होंगे, ठीक। और क्या कहता है तीसरी कंडीशन में, क्या कहता है कि अगर के इसी नंबर के ना बाएं साइड, इस नंबर के बाएं साइड में कितनों जीरो जोड़ दो वो भी सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0 0 0 ना 4 7 8 ऐसा लिख दिया, ठीक है, 0 0 0 4 7 8, इसमें कितने सार्थक अंक बच्चों 3 हैं, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है ना, इसमें सार्थक अंक कितने 3 हैं, तो क्या है 3 सार्थक अंक हैं ना बच्चों, 3 सार्थक अंक हैं। इसमें जितने जीरो हैं सब सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, सार्थक अंक हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक। अच्छा, अब देखो एक और कंडीशन आती है, जैसे में कि किसी भी अशून्य अंक के बीच में अगर के हम जीरो को डाल रहे हैं तो वो जीरो सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऑप्शन देता हूँ, ये मान लीजिए कि 4 है ना बच्चों, ये 7 है, इसके बीच में कितनों, ये 4 है, ये 4 है, ये 7 है, ठीक। इनके बीच में कितनों जीरो डाल दीजिए आप, कितनों जीरो डाल दीजिए, लेकिन ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे ना। कितने हैं देखो, कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सार्थक अंक हैं। कितने हैं 7 सार्थक अंक हैं, 7 सार्थक अंक हैं इसमें, ठीक बच्चों, 7 सार्थक अंक हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये हम क्या बच्चों बात कर रहे थे कि कोई भी इसमें दशमलव शामिल नहीं रहेगा, दशमलव शामिल नहीं रहेगा तब क्या होगा, देखो जब ऐसे रहेंगे तो इसमें कितने सबके सब सार्थक अंक गिने जाएंगे। अगर कि इसके दाहिनी तरफ कितनों जीरो बढ़ाओ सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, जितने अशून्य अंक रहेंगे वही सार्थक अंक में गिने जाएंगे, ठीक। अगर इससे बाईं तरफ भी अगर जीरो बढ़ाते हो आप, ठीक, बाईं तरफ जीरो बढ़ाते हो तो 3 ही सार्थक अंक रहेंगे ना, जो अशून्य अंक हैं वही सार्थक अंक में गिने जाएंगे, इधर के नहीं गिने जाएंगे। और क्या बताएं कि 2 नॉन जीरो के बीच में कितनों नंबर डिस्प्लेस कर दो और कितनों जीरो को रख दो, कितनों जीरो को पुटअप कर दो,
वो सारे के सारे सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो देखिए आप एग्जाम्पल आपके सामने है 40007 इतना सार्थक अंक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 480096 ना, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6 सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे ठीक बच्चों, 6 सार्थक अंक होंगे। अच्छा इतना बात हो गया ना। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं क्या कि अब जैसे इतना नोट कर लीजिए। अब हम दशमलव वाला बता देते हैं कि दशमलव के साथ कैसे डील करेंगे। ठीक है, दशमलव के साथ कैसे डील करेंगे सार्थक अंक में, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से ना, नोट कर लेंगे फायदे में रहेंगे। ठीक, चलिए बच्चों आप देखो, इसमें कहानी की तरह नोट्स लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए एक बार और सार्थक अंक करिए। और थोड़ा सा क्या करना कि जब इसे हम पढ़ा दे रहे हैं, अगर मेरे लेक्चर को देखोगे तुम, ठीक, देखने के बाद ना सार्थक अंक पे मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक, अगर कि नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, अगले में हम कुछ और चीज़ पढ़ाएंगे, फिर भी उसी में घुसा के आपको उस चीज़ों को बता देंगे जो आप पूछे रहेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सार्थक अंक क्या होगा, उसका सार्थक अंक। आप कोशिश करिए, आपका जो है कि सार्थक अंक पहचानने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कहीं भी किसी नंबर को देखेंगे बोल देंगे इतने सार्थक अंक है। ठीक बच्चों, अच्छा आप देखो जैसे कि मान लो कि कोई भी संख्या 1 से कम है ना, 1 से कम है मतलब क्या 0 पॉइंट ना, ऐसा कुछ ना, 0.1 0.8 ये सब 1 से कम है ना, सब 1 से कम है। 0.8 हो गया, 0.769 हो गया, 0.04 हो गया ना, ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं। ठीक, तो कोई पूछेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो क्या बोल दोगे कि पॉइंट के ना, पॉइंट के बाईं साइड में जितने जीरो रहते हैं उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाईं साइड में जितने भी जीरो रहते हैं उसको सार्थक नहीं गिनते। इसमें सार्थक अंक क्या होगा बच्चों 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट के जीरो है तो इसको सार्थक में नहीं लेंगे। यहाँ पे कितना देगा बच्चों 1 2 3 होगा। ठीक, आई बात समझ। और कहता है कि पॉइंट के दाहिने साइड में भी अगर जीरो रहेंगे, पॉइंट के दाहिने साइड में जीरो रहेंगे, ठीक, और किसी नॉन जीरो के पहले रहेंगे, मतलब किसी अशून्य अंक के पहले रहेंगे, वो भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। वो भी क्या किया जाएगा, सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों, बताइए 1 सार्थक होंगे, 1 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, क्यों क्या बताएं हम कि बस ऐसे जान लो कि अगर कोई संख्या है वो संख्या 1 से कम है ना, तो पॉइंट के बाएं साइड में जितने भी जोड़ रहेंगे, पॉइंट के दाहिने जस्ट दाहिने साइड में जितने भी जोड़ रहेंगे अशून्य अंक के पहले, लेकिन ठीक वो सब सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं ना। और इसको निकालने का एक तरीका है, सीधे पॉइंट को हटा दो ना, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को छिपा लो, कितने अंक दिख रहे हैं 1 सार्थक अंक। इस पॉइंट को छिपा लो, कितने दिख रहे हैं 3 सार्थक अंक। इस पॉइंट को छिपा लो, कितने दिख रहे हैं 1 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अच्छा जब देखो बच्चों ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, अगर के 0.07008 है, ऐसा कुछ है तो उसमें कितने सार्थक अंक होंगे बताइए। इसमें सार्थक होंगे 4, मतलब इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर के पॉइंट के बाद में कोई नंबर है और 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में कितनों जीरो आए वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे ना, कितनों जीरो आए वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो बताओ इसमें कितने सार्थक होंगे बच्चों, 4 सार्थक होंगे। कितने, 4 सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक बच्चों, और देखो यहाँ पे इतना बात कंप्लीट हो गया। और एक डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कि बिना पॉइंट का नंबर आपका है 4.78, बिना पॉइंट का नंबर है 4.67432 ऐसा है, इसका कितने जीरो बढ़ाओगे तो ये जीरो आपका क्या सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो इसके सार्थक कितने देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक होंगे। ठीक, 6 सार्थक अंक होंगे ना। मैं बताना क्या चाहता हूँ अभी समझ जाएंगे आप, सार्थक अंक होंगे। ठीक, अगर के कोई भी चीज़ दशमलव में है ना, मान लीजिए 2.7 है, ठीक है 2.7 है,
इसके आगे कितने जीरो बढ़ाओगे ना, सब सार्थक अंक में होंगे, सब सार्थक अंक में होंगे। इस नंबर में इस नंबर में ही फर्क है। अगर के दशमलव लग गया, दशमलव लगने के बाद और इसमें कितने जीरो बढ़ाओगे वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे बच्चों ना। कितने सार्थक अंक बताओ, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक होंगे। कितने, 5 सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। आई बात समझ में, ठीक। अच्छा, सार्थक अंक की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक, यही बस है। और देखो, किसी भी नंबर को 10 की पावर के रूप में लिखना, किसी भी नंबर को 10 की पावर के रूप में लिखना क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। किसी भी नंबर के लिखने का क्या, मानक रूप, या फिर साइंटिफिक फॉर्म ना, साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं या फिर मानक फॉर्म कहते हैं, ठीक, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, ठीक। किसी भी नंबर को लिखने वैज्ञानिक विधि। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया आपका 5.8 इंटू 10 के पावर 30 ना, ये क्या है आपका मानक रूप है किसी नंबर को लिखने का, मानक रूप ना, मानक रूप है किसी भी नंबर को लिखने का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ तो आप समझ गए, लेकिन एक कुछ बात ध्यान देना। जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया कितना कि 4700 मीटर की लंबाई है ना, 4700 मीटर की लंबाई बोल दिया। तो अब तुमको बताया हम कि किसी भी दो अशून्य अंक के सामने अगर जितने भी जीरो हो तो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे ना, लेकिन उनके सामने कोई मात्रक जुड़ा हो ना, कोई मात्रक जुड़ा हो तो सार्थक अंक में गिने जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो 4700 मीटर बोल दिया, 4700 मीटर बोल दिया, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4700 मीटर बोल दिया, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। जैसे मान लो बोल दिए हम क्या 4700 मीटर, तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, बोल दिए कि 54 किलोमीटर बोल दिए ना। आपका पहला ऑब्जर्वेशन ये है ना, कोई बंदा आगे चेंज कर दिया और बोला कि नहीं ये 54,000 ना, 54,000 मीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया ना। तो जो ऑब्जर्वेशन आपको पहले से पता रहेगा वही उसका सार्थक अंक होगा ना। तो इसका सार्थक अंक कितना, 2 है, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, लेकिन इसके सार्थक अंक कितने आएंगे बच्चों, 2 ही आएगा ना। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक। अब सार्थक अंक से सारी चीज़ें क्लियर हो गया, मैंने आपको प्रतिशत त्रुटि के बारे में बता दिया। आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर 2 से क्वेश्चंस हो, ठीक, आप कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं अगले क्लास में लेके उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और आप सेकेंड चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए, यही आपका बेस होता है। अब अगला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, वो आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब सरल रेखा गति, ठीक, हिंदी में सरल रेखा गति। उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर कि आप लोगों का डाउट रहेगा इस चैप्टर में, ठीक, तो अगले वाले लेक्चर में ले लिया जाएगा, ठीक। और आप लोग चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे अगले आने वाले लेक्चर में, ठीक। और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, ताकि हम लोग आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।